ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एक चीज़ हमें देखनी होती है, जब कोई भी देश होता है ना, उस देश को चलाने के लिए है ना, क्या होता है कि कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, हम एक कह सकते हैं, और उन लॉ का जो संकलन होता है, लॉ का संकलन क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ठीक है, तो भारत जैसे देश है, जब कोई, जैसे मैं कहूँ आपसे 2-3 शब्दावली हम प्रयोग करते हैं, जैसे एक होती है राज व्यवस्था, यानी कि जब कोई देश चलाया जाता है तो उसे व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है, और वह व्यवस्था क्या है? राज व्यवस्था होती है। क्या होती है? राज व्यवस्था। जैसे एक होती है अर्थव्यवस्था। क्या होती है? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि किसी देश में धन संबंधी जो भी व्यवस्था है वो कैसे की जाती है, और किसी देश में मतलब जन संबंधी या शासन संबंधी जो व्यवस्था है वो कैसे की जाती है, तो उस स्थिति को बोलते हैं राज व्यवस्था। अब इसी को हम बोलते हैं पॉलिटी। क्या नाम देते हैं? पॉलिटी। तो एक्चुअल में जो हम तुम्हें पढ़ाने वाले हैं वो पॉलिटी पढ़ाएंगे। अब पॉलिटी के अंतर्गत ही क्या आता है? संविधान आता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, मैं तुलना करके बता रहा हूँ आपको कि जो राज व्यवस्था है और जो अर्थव्यवस्था है, तो जो अर्थव्यवस्था है वो तो अर्थ संबंधी यानी धन संबंधी व्यवस्था है, जो मतलब भारत सरकार के द्वारा ही की जाता है, ये भी मतलब रहता है, या किसी भी देश की सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, केवल राज व्यवस्था से मतलब है। तो भारतीय संविधान जो है वो राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राज व्यवस्था। तो सबसे पहले हम राज व्यवस्था को जान लेते हैं, उसके बाद हम संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो जो राज व्यवस्था है, पॉलिटी जिसे बोल रहे हैं, तो राज व्यवस्था देखा जाए क्या होती है राज व्यवस्था। ठीक है, पहले इसे देखते हैं। और दूसरा, राज व्यवस्था जानने से पहले एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश में कोई ना कोई राज व्यवस्था होती है ना। भारत में राज व्यवस्था है। भारत की राज व्यवस्था कैसी है? संघीय है। कैसी राज व्यवस्था है? संघीय राज व्यवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संघीय राज व्यवस्था है। लेकिन जो देश है, देश की परिभाषा हम क्या कहेंगे? देश की परिभाषा क्या है, मतलब देश किसे कहेंगे, ये हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देश की परिभाषा ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद राज व्यवस्था पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देश किसे कहेंगे? कंट्री किसे कहा जाएगा, इसे हम लोग देख लेते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, तो देश के लिए जो हम प्रयोग करेंगे शब्दावली, खास करके देखा जाए तो देखो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में देश की परिभाषा या राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36। ठीक है, यानी कि देश, आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा देश की परिभाषा से। ठीक है, तो देश क्या है, देश किसे कहेंगे? तो देश या राज्य एक ही बात है। ठीक है, कुछ और अलग नहीं होता है। तो देश या राज्य का मतलब ये होता है कि कोई भी जो देश होगा उसके पास में 4 चीज़ें होना अनिवार्य है। अगर ये चारों घटक प्रयोग कर रहा है, वो कोई भी देश स्वतंत्र है तो वह देश कहलाता है, और अन्यथा वो देश नहीं कहलाता है। वो मतलब क्या है? एक औपनिवेश कहलाएगा, अगर मतलब ये सारे चारों चीज़ों में से एक भी कम होता है। तो यदि हम कहें कोई भी देश है, तो देश के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य जो चीज़ है वो क्या है? किसी देश के लिए क्षेत्रफल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यदि क्षेत्रफल, जैसे मैं कहूँ भारत एक देश है, यदि भारत एक देश है तो भारत का अपना क्षेत्रफल है, कितना है? 32 लाख के करीब, मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत एक देश है, हम ये कह सकते हैं, राइट? ये हो जाएगा। अब जिस कोई भी क्षेत्रफल होगा किसी भी देश का, कोई ना कोई भूखंड होगा, उस भूखंड पर कोई ना कोई जनसंख्या निवास कर रही होगी। तो दूसरा जो घटक रहता है किसी राज्य या देश की परिभाषा के अंतर्गत, वो हो जाएगा जनसंख्या। यानी उस देश पर क्या होना चाहिए? अनिवार्यतः क्या होना चाहिए? जनसंख्या का होना भी जरूरी है। यानी क्षेत्रफल हो, साथ में जनसंख्या हो। तो हम सभी लोग जानते हैं वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ के समथिंग आंकड़ा जारी हो गया है। यानी कि दुनिया में अब हम नंबर 1 हो गए जनसंख्या में, ये हो जाता है। तो क्षेत्रफल हमारे पास में है और जनसंख्या भी हमारे पास में, दोनों चीज़ें हैं। यानी कि कोई भी देश है उसके 2 घटक प्रमुख रूप से ये हो जाते हैं। तीसरा क्या होता है? ये जो जनसंख्या होती है, ये जनसंख्या अपने लिए एक क्या करती है? एक सरकार का मतलब व्यवस्था करती है। क्या करती है? सरकार। तो क्या हो जाता है? एक सरकार का होना भी जरूरी है। क्या है? गवर्नमेंट। एक सरकार का होना भी क्या है? जरूरी है। यानी कि यहाँ पर सरकार हम कह देंगे, सरकार होना जरूरी है। अब चौथा जो बिंदु हम इसमें कैटेगरी करेंगे वो क्या है? जब कोई सरकार जो होती है, सरकार की आवश्यकता क्या होती है? इस जनसंख्या को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हीं लोगों में से क्या है? सरकार बनती है। पहले
मान लीजिए पहले था राजतंत्र होता था, पहले प्रजातंत्र जो होता था, तो मतलब राजतंत्र था पहले, अभी वर्तमान में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के हिसाब से अगर हम देखें तो राज्य की परिभाषा में क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, ये तीनों चीज़ें अनिवार्यतः होना जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें इसी के साथ में कि इस सरकार के पास में भी क्या होना चाहिए, संप्रभुता का होना भी जरूरी है। संप्रभुता का होना जरूरी है, सोवरेनिटी, ठीक है, संप्रभुता का होना जरूरी है। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी देश की सरकार यदि अपना निर्णय स्वयं ले सकती है तो उस सरकार के पास में क्या है, संप्रभुता है, हम ये मान सकते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या है, जो निर्णय है, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता क्या कहलाती है, संप्रभुता। तो आप ये देखिएगा कि अभी वर्तमान में भारत जो देश है या उत्तर प्रदेश राज्य है, राज्य मान लीजिए, देश मान लीजिए, कोई भी एक स्वतंत्र बॉडी, ये चारों चीजें उसके पास में होना जरूरी है, तभी वो देश या राज्य या कोई स्वतंत्र बॉडी कहलाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, क्षेत्रफल भारत के पास में है, जनसंख्या भारत के पास में है, और सरकार भी भारत के पास में है, और संप्रभुता भी भारत के पास में है, ठीक है। अब देखो, क्षेत्रफल 32 लाख के समथिंग है, 143 करोड़ जनसंख्या है। सरकार में देखिए मोदी सरकार है, ठीक है, और राज्य में क्या है, योगी सरकार है। राज्य में क्या है, योगी सरकार है। क्या मोदी जी को निर्णय लेने की क्षमता है, मोदी जी को निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं? तो निर्णय लेने की क्षमता अकेले मोदी जी को नहीं है ना, योगी जी को है। राज्य में, जैसे देश में यदि हम बात करें तो देश में निर्णय कौन लेता है, संसद। कौन लेता है, संसद। तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, संसद में। यानी भारत पहले निर्णय ले सकता है तो किससे ले सकता है, पार्लियामेंट से ले सकता है, यह आपको ध्यान रखना। जबकि हम बात करें योगी जी यदि राज्य में मुख्यमंत्री हैं तो ये निर्णय खुद नहीं लेते हैं, ये किसके द्वारा लिया जाता है, विधानमंडल के द्वारा। तो राज्य विधानमंडल जो है वो क्या कर सकता है, वो यहाँ निर्णय ले सकता है, हम ये देख सकते हैं, ठीक है। ये चारों चीजें आप नोट कर लीजिएगा, पहले समझिएगा। अगर मान लीजिएगा किसी देश की सरकार के पास में है ना, या कोई भी देश, यदि हम परिभाषा किसी देश की याद कर रहे हैं, ये चार घटक हम कह रहे हैं कि ये चारों घटक का होना अनिवार्यता जरूरी है। अगर इनमें से एक भी कम हो गया तो वो देश नहीं कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि अगर किसी देश की पास में 3 घटक हैं, क्षेत्रफल है, जनसंख्या है और सरकार है, अगर ये 3 है और मान लो संप्रभुता नहीं है उसके पास में, तो क्या वो देश कहलाएगा, तो वो देश नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना है। इसका एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तिब्बत जो है वो किसके अधीन है, चाइना के अधीन है। किसके अधीन है, चाइना के अधीन है। तो आप देखिए, तिब्बत का क्षेत्रफल है, तिब्बत की जनसंख्या है, तिब्बत की सरकार भी है। वर्तमान में धर्मशाला में दलाई लामा, और तिब्बत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। अभी भारत सरकार ने क्या कर रखा है, उन्हें शरण दे रखी है, ठीक है। मतलब हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत वो रह रहे हैं धर्मशाला में। मतलब बौद्ध भिक्षु है और गुरु भी माना जाता है दलाई लामा, ठीक है, ये हो जाता है। तो तिब्बत जो है, तिब्बत के पास में सॉवरेनिटी नहीं है, मतलब निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके पास ये तीनों चीजें हैं, तो क्या वो देश कहलाएगा, तिब्बत नहीं कहलाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी देश तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके पास में ये चारों अनिवार्यता ना हो। अगर मान लीजिए ये चारों में से एक भी कम हो गया तो वो देश नहीं कहलाता है, वो किसी न किसी देश के अधीन आ जाएगा, और जब अधीन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो देश नहीं कहलाएगा, ठीक है। देश स्वतंत्र रूप से कब हो सकता है, जब ये चारों चीजें होंगी। आप देखो ना, जब अब हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में आपने देखा होगा, शुरुआत में जब जैसे तुमने देखा कांग्रेस के अधिवेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो कांग्रेस के अधिवेशनों के अंतर्गत हमने देखा था शुरुआत में जो मांग की गई थी भारत के लोगों के द्वारा, जो भी आंदोलनकारी थे, तो उन्होंने मांग की थी कि हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। स्वराज का मतलब स्वयं का शासन चाहिए, स्वराज चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, अंत में जैसे शुरुआत में मांग होती है कि स्वराज चाहिए, क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। लेकिन जब एक समय ऐसा आया कि पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का मतलब यह कि सारी चीज चाहिए, और स्वराज का मतलब ये था कि हमें सिर्फ इतना चीज चाहिए, 3 चीजें। संप्रभुता तुम अपने पास रखना है। जब बाद में क्या हुआ था, बाद में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, लाहौर अधिवेशन में ये बात रखी गई थी, हमें स्वराज नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज का मतलब ये है कि चारों चीजें जो हमको 1947 में मिली थी तभी हम देश कहलाए थे। अगर मान लीजिएगा 1947 में अंग्रेजों के द्वारा हमें क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार दे देते, और सरकार बनवाई थी इन्होंने 1937 में, हमारी सरकार बनी थी पहली बार। लेकिन क्या था कि संप्रभुता हमारे पास उस समय नहीं थी। संप्रभुता किसके पास थी, तो संप्रभुता अंग्रेजों के पास थी, तब भी हम देश नहीं थे। देश हम कब कहलाए, देश हम कहलाते हैं जब संप्रभुता मिल जाती है। तो हमें संप्रभुता कब मिली थी, 1947 में, और तब से हम क्या कहलाए, देश कहलाए। तो इतना क्लियर हुआ। पहले ये देखो, देश है,
ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार या संप्रभुता, ये जो है ये आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 36 में मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है हम ये बता रहे हैं। तो ये मेंशन कर लेना कहीं पर भी कि कोई भी देश देश कब तक नहीं कहलाएगा, जब तक ये चारों चीज़ें होना अनिवार्यता ना हो। अगर मान लीजिएगा इनमें से एक भी कम हो गया तो वो देश नहीं कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, क्या देश है? तो भारत देश है। देखो एक चीज़ और इसमें मेंशन करें, जैसे देश शब्द जब भी आता है ना, या राज्य शब्द जब भी आता है, ठीक है, राज्य को ही हम देश कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो राज्य का मतलब हो जाता है, जैसे मान लीजिए डाक विभाग, क्या राज्य है डाक विभाग? तो डाक विभाग भी राज्य है। जैसे रेल विभाग, रेल विभाग भी किस में आएगा? राज्य में। जैसे बिजली विभाग, तो बिजली विभाग भी किस में आएगा? राज्य में। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डाक विभाग जो है ना, इसके पास में अपना स्वयं का क्या है? क्षेत्रफल है, होता है कि अपना एरिया होता है सबके पास में। आप देखो, इन सबका तुलना करके देखो आप, ठीक है, केवल देश या राज्य से मतलब नहीं होता है। इनके पास खुद का अपना क्या है? क्षेत्रफल है। इनका अपने पास क्या है? खुद की जनसंख्या है। जनसंख्या मतलब इनके पास में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनका अपना स्वतंत्र बॉडी है। और तीसरा अगर आप देखोगे तो इनके पास में क्या है? इनका अपना एक सरकार है। सरकार का मतलब है कि जो बड़े ओहदे का अधिकारी कि छोटे ओहदे का, फिर उसके हिसाब से क्रमानुसार, मतलब इनके विभाग में हेरिडिटी होती है ना, ब्यूरोक्रेट की जो भी हेरिडिटी है वो कर्मचारी पियोन से लेकर के जो सचिव यानी सेक्रेटरी तक का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा इसमें आ जाता है। और चौथा अगर देखें तो ये जो विभाग है, जो भी इसका उच्च अधिकारी होगा उसके पास में निर्णय लेने की क्षमता भी होती है, यानी संप्रभुता है। आप ये तो रेल विभाग है, ठीक है, जैसे बिजली विभाग है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बिजली विभाग का ले लीजिएगा। बिजली जैसे कोरोना के टाइम पर तुमने एक चीज देखा होगा, कोरोना जब चल रहा था उस समय, जैसे बिजली विभाग का कर्मचारी रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में तुमने सुना होगा कि उसका चालान काट दिया। तो उसका चालान काट दिया तो उसने क्या किया? उस मतलब जिन पुलिस वालों ने चालान काटा, उस जगह के थाने की उसने लाइट काट दी। अब वो कह रहे हमारी लाइट क्यों काटी है? तो उसने उनके ऊपर मतलब क्लेम किया कि तुम्हारा जो बिजली का बिल है वो जमा नहीं है, इसलिए हम बिजली का क्या करते हैं, तुम्हारा कनेक्शन काटते हैं, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बिल जमा करिएगा, उसके बाद तुम्हारा क्या जाएगा, दोबारा से सुचारू कर दिया जाएगा। तो आप ये बताओ, बिजली विभाग जो है ना स्वतंत्र बॉडी है, जो भी स्वतंत्र बॉडी होती है वो सब राज्य में आएगा। ठीक है, जैसे बिजली विभाग के पास क्षेत्रफल अपना है, जैसे आप मान लीजिएगा एटा में ही अगर बिजली विभाग हम देखें तो एक कहीं ना कहीं जहाँ पर भी उसका फिल्टर है, जहाँ से बिजली सप्लाई हो रहा है, तो वो पूरा एक निजी मापा हो जाता है, जो सरकारी है, मतलब ये नहीं कह सकते हम। तो बिजली विभाग है, उसके पास कर्मचारी काम कर ही रहे हैं, उनके पास में कर्मचारियों का ये क्या है, मतलब देखा जाए तो एक पूरा का पूरा क्या हो जाता है, वो रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और साथ में क्या है, साथ में संप्रभुता है। ये जनसंख्या जो है ना, जनसंख्या जो हम तुम ही लोग हो जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारे आप लोगों के लिए बिजली को ये मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ में जो सरकार है, सरकार का मतलब जो भी कर्मचारी है वो सरकार में आ जाएंगे, और जो भी निर्णय है वो बिजली विभाग वाले स्वयं ले सकते हैं। मतलब कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी, बड़े से बड़ा कर्मचारी जो होता है वो उनके पास में क्या होता है, मतलब संप्रभुता होती है, जो भी उसके स्तर के हिसाब से जो कार्य होता है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सबका सब बॉडी क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। राज्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि राज्य केवल जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है या देश, तो राज्य, देश या जो भी कोई भी बॉडी है। क्या कोचिंग, जो अपनी कोचिंग है, क्या कोचिंग राज्य में आएगा? आएगा ना। आप देखो ना, कोचिंग राज्य में आएगा नहीं आएगा? आप ये देखिएगा, जो कोचिंग के पास क्षेत्रफल है, कोचिंग के पास जनसंख्या मतलब स्टूडेंट हैं, कोचिंग के पास सरकार मतलब टीचर हैं, और टीचरों के पास में निर्णय लेने की क्षमता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शब्दावली है वो इस टाइप से हमें ध्यान रखनी है। अपने दिमाग में ये नहीं रखना कि कोई भी देश है या कोई भी राज्य है उसी की परिभाषा में ही ये आता है। कुछ भी ऐसी बॉडी वो क्या कहलाएगी, राज्य या देश कहलाएगी। आपका घर भी इसमें आ सकता है। जैसे हम अपने मान लो किसी का घर है, उस घर का अपना क्षेत्रफल होता है, उस घर के अपने लोग होते हैं, उस घर में कोई ना कोई एक सरकार होता है, जैसे पिताजी हो या माताजी सरकार के रूप में रहेंगे, है ना, सरकार। या मतलब कोई एक मतलब क्या होता है, एक मतलब सिस्टम होता है कि ये भैया है, ये बहन है, पिता है, माता है, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन निर्णय लेने की क्षमता किसी एक में होगी नहीं होगी, या तो मम्मी में होगी या पापा में होगी या किसी भाई बंधु में होगी, जो भी होगा। तो जहाँ तक है तब तक जो भी जिस हिसाब से परिवार है उस हिसाब से हम देख सकते हैं। तो घर भी किस में आता है, घर भी राज्य में ही आ जाएगा। समझ में नहीं आया? तो राज्य की परिभाषा या देश की परिभाषा या ये सभी जितनी बॉडी है, इन सब की परिभाषा के अंतर्गत हम देखें तो एक ही स्थिति अपनानी होती है। अगर इनमें से एक भी कुछ कम कर दिया जाए, जैसे संप्रभुता हटा दो, मतलब किसी घर की संप्रभुता किसी तीसरे घर में है तो वो घर नहीं है। मान लो कोचिंग की संप्रभुता किसी और के पास में है तो वो कोचिंग नहीं है। अगर मान ली बिजली विभाग की संप्रभुता किसी दूसरे विभाग के पास में है तो वो बिजली विभाग जो है ना स्वतंत्र बॉडी नहीं कहलाएगा। ऐसे ही मान लीजिए रेल विभाग है या डाक विभाग है तो उनके पास भी ये बॉडी नहीं मानी जाएगी, ध्यान रखना है।
ओके, ये हो जाएगा। तो देश की परिभाषा के संबंध में ये हम चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 का हम प्रयोग करके आपको बता रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राज्य व्यवस्था के संबंध में कि राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था के संबंध में देखिएगा, पॉलिटी से बोल रहे हैं तो भारत की राज्य व्यवस्था कैसी है, संघीय है। अब भाग 1 पढ़ाएंगे तब संघीय का मतलब क्या, मुझे डिटेल में बताया जाएगा। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, सिर्फ राज्य व्यवस्था शब्द का हम प्रयोग करके समझते हैं, है ना, ये सब लीजिए। हालांकि संघीय का मतलब क्या है, भारत राज्यों का संघ है। संघीय मतलब क्या है, भारत राज्यों का संघ है। मतलब भारत ने क्या किया है, भारत ने राज्यों को बनाया कि राज्यों ने भारत को बनाया है, भारत ने राज्यों को बनाया है। ठीक है, तो ये क्या यूनियन है। और फेडरेशन, फेडरेशन में क्या हो जाता है, आठ संघ। हाँ, तो राज्यों ने किसे बनाया है, केंद्र को बनाया है। ठीक है, यहाँ पर क्या केंद्र ने राज्यों को बनाया है, इसलिए इकाई भारत से कोई भी चीज अलग नहीं हो सकती है, उसी स्थिति को बोलते हैं संघीय। ठीक है, संघीय का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो संघीय शब्द के बारे में डिटेल में चर्चा भाग 1 के अंतर्गत की जाएगी। अभी फिलहाल जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो राज्य व्यवस्था के शब्द को पहले समझते हैं। राज्य व्यवस्था शब्द में देखोगे तो 2 शब्दावली हमें दिख रही है। अगर हमें इसे थोड़ा सा विग्रह करें इसका, तो देखिए क्या है, एक राज्य शब्द है और एक क्या है, व्यवस्था शब्द है। राज है और व्यवस्था है। जो राज्य शब्द है वो उसका मतलब क्या होता है और व्यवस्था का मतलब क्या होता है। राज्य का मतलब होता है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, राज मतलब राज कैसे किया जाता है, तो उसी के संबंध में है। तो इसे हम प्रशासन शब्द दे दीजिएगा। राज किसके द्वारा होता है, प्रशासन के द्वारा। और प्रशासन जो है किसके द्वारा काम करता है, एक व्यवस्था के द्वारा, यानी सिस्टम के द्वारा कार्य करता है। किस द्वारा काम करता है, सिस्टम के द्वारा कार्य करता है, ये आपको जानना है। मतलब राज्य व्यवस्था क्या है, तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज और व्यवस्था 2 शब्द हैं। राज मतलब कोई भी देश या कोई भी घर या कोई भी कोचिंग या कोई भी डाक विभाग या कोई भी विभाग जो होता है वो उसका एक अपना क्या होगा, प्रशासन होगा, उसे चलाने के लिए, उसके ऊपर नियंत्रित करने के लिए। और प्रशासन का एक सिस्टम होगा, ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी करता चलेगा। सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, कनिष्ठ या ज्येष्ठ कौन है, ये सारी चीज क्या हो जाती है, उसके अंतर्गत आ जाती है। तो जो प्रशासन है, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से हमसे जान लेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस क्या है, सिस्टम। तो बताओ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है पियोन से लेकर के, क्या पीएम तक नहीं हो सकता, पियोन से पीएम तक हम एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। इसको छोटे स्तर पर देखेंगे तो घर में जितने भी छोटे बच्चे से लेकर के बड़े जो व्यक्ति होते हैं जो नियंत्रित रखते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रशासन है, प्रशासन एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम को चलाने के लिए, उस सिस्टम को चलाने के लिए क्या होता है, एक लॉ क्रिएट किया जाता है, कुछ कानून बनाया जाता है, कुछ कानून या एक विधि का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, विधि का निर्माण। क्योंकि जैसे कौन कर्मचारी छोटा है, कौन बड़ा है, सीनियर जूनियर कैसे पता पड़ता है, वो सब एक नियम के अकॉर्डिंग क्या है, उसे मतलब वहाँ पर डिवाइड करके रखा जाता है। और वो नियम जो होता है उस नियम को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, संकलित कर दिया जाता है। और संकलित जब कर दिया जाता है तो उस संकलित वाली जो किताब होती है उस किताब का नाम ही क्या है, संविधान। क्या है, संविधान। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे चलकर, संविधान ही पढ़ेंगे। तो संविधान एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। संविधान एक व्यवस्था के लिए क्या किया गया है, कुछ नियम दिए गए हैं। संविधान एक्चुअल में कानूनों का समूह है ना। अगर हम आपसे कहेंगे कि संविधान क्या है तो कानूनों का समूह है। तो कानूनों का समूह एक जगह इकट्ठा किया गया है, अलग अलग तरीके से उसे बताया गया है कि कोई भी राज्य, जैसे मतलब भाग 1 है तो भाग 1 क्या है, भारत मतलब जैसे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं भाग 1, और भाग 2 में क्या है, नागरिकता। तो नागरिकता में या भाग 1 में या भाग 3 जैसे मूल अधिकार है तो मूल अधिकार, और भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है। तो ये जो नियम दिए गए हैं वो नियम एक जगह क्या किया, संकलित किए गए हैं, संकलित और किए गए किताब के अंतर्गत, उस किताब का नाम क्या है, संविधान नाम दिया जाता है। तो ये जो नियम है, ये नियम क्यों है, क्योंकि कोई पियोन है तो पियोन का काम क्या होता है, पियोन का काम क्या होता है, जो भी उसके स्तर के हिसाब से जो उसका वर्क है वो करेगा। अब उसके ऊपर जैसे मान लीजिए कोई भी मतलब सीनियर अधिकारी है और ये जूनियर हो गया मान लो, और कोई मतलब सीनियर होता चला जा रहा है, तो मान लीजिए डीएम तक, मान लीजिए डीएम तक किस तरह, डीएम है, इसके नीचे एडीएम है, इसके नीचे एसडीएम है, और इसके नीचे तहसीलदार है, तहसीलदार है, इसके नीचे नायब तहसीलदार है, नायब तहसीलदार, ठीक है, नायब तहसीलदार है, इसके नीचे कानून गो है, और इसके नीचे क्या है, लेखपाल। क्या है,
लेखपाल है। ये हम जो बॉडी है इसको दिखा रहे हैं आपको। तो आप एक चीज देखो ना, ये सबसे बड़ा उच्च अधिकारी क्या है? डीएम हो गया। क्या हो गया? डीएम हो गया। उसके नीचे एडीएम, उसके नीचे एसडीएम, उसके नीचे तहसीलदार, उसके नीचे नायब तहसीलदार, और उसके नीचे क्या है? कानून गो, और उसके नीचे क्या है? लेखपाल। तो सबसे निम्न में कौन आ जाता है? लेखपाल आ जाएगा। और अब आप एक चीज देखिएगा, इस व्यक्ति को मतलब लेखपाल को कानूनों की बात माननी है। यह क्यों मानेगा? यह इसलिए मानेगा क्योंकि जब इसको ज्वाइन कराया गया होगा तो इसको एक नियम या एक कोई ऐसा कंडक्ट बोर्ड मतलब दिखाया गया होगा, एक संहिता दी गई होगी इसको कि आपकी नौकरी जो है या आपको ये जॉब करनी है वो इस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग करनी है। कोई ये कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग करनी है। तुम्हें अपने सीनियरों की बात को मानना है। वो कुछ भी आदेश देंगे उन्हें तुम्हें क्या करना होगा? क्षेत्रीय स्तर पर लागू करना होगा, जैसा तुम्हारा काम है उस हिसाब से। तो ये काम करता है नहीं करता है? करता है। ये व्यक्ति इसका बात क्यों मानेगा? क्योंकि नियम दिया गया है और उस नियम के अकॉर्डिंग इसे काम करना होगा। अब मान लीजिएगा ऐसे ही ये अधिकारी है, ऐसे ये है, ऐसे ये है, तो एक दूसरे से सब क्या है? लिंक है। क्या ये अपने आप में ये इन्होंने अपना खुद का पद बना लिया है? खुद का नहीं है। ये सब किसके लिए काम कर रहे हैं? सब सरकार के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? सरकार के लिए कर रहे हैं। तो इनके लिए जो नियम कानून की व्यवस्था की गई है वो एक्चुअल में क्या है? वही संविधान है। ठीक है। अब ऐसे ही तो और बड़े, जैसे मान लीजिएगा ये तो हमने किसके प्रशासनिक के आधार पर देखा दिया, लेकिन इसको हम देखा जाए तो इसको हम एक मतलब जो नेता मतलब चयनित होकर के जाते हैं उनके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि एमएलए है, एमएलए के ऊपर मतलब क्या है? जैसे मान लीजिएगा सांसद है, सांसद के ऊपर क्या है? तो वो तो मतलब एमएलए मतलब मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग मतलब जो मतलब विधायक जो होता है वो मुख्यमंत्री को क्या करता है? मतलब अपना मतलब वो बहुमत देता है, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री बन जाता है। ऐसे ही सांसद क्या करता है? प्रधानमंत्री बना देता है। तो ये चीज बन जाती है। तो वहां पर एक हेरेडिटी है और ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो सेम स्थिति हर जगह पाई जाती है। और ये जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यह स्थिति क्या है? यही राज्य व्यवस्था है। राइट? ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्य व्यवस्था के अंदर ध्यान रखना, राज्य व्यवस्था कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोई भी जो प्रशासन है वो कैसे काम करेगा उसके संबंध में जो सिस्टम है, उस सिस्टम को संकलित करके एक संविधान नामक बुक में रख दिया गया है। उसी को हम बोल देंगे संविधान नाम दे देंगे, वही राज्य व्यवस्था है। हालांकि भारत की राज्य व्यवस्था कैसी राज्य व्यवस्था है? तो संघीय राज्य व्यवस्था है। कैसी राज्य व्यवस्था है? संघीय राज्य व्यवस्था। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम आगे बात करते हैं अब। ठीक है, ये चाहो तो आप नोट कर सकते हो कुछ भी, जो भी चीज़ चाहे, नहीं तो समझ में आ गया होगा, समझने के लिए बता रहे हैं और कुछ नहीं करना। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि भारत का संविधान या किसी भी देश का संविधान, अगर वो देश लोकतंत्र है तो एक्चुअल में उस देश का जो संविधान होता है वो एक प्रशासनिक रूप से सिस्टम के रूप में नियम कानून के हिसाब से तैयार किया जाता है, वही है। तो मैं शुरुआत में आपको यही बताए थे कि भारतीय संविधान, भारत एक देश है तो चलाने के लिए क्या है? नियम है। तो उन नियमों का संकलन ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ये कर लेना है। अब इसमें कुछ एक दो नोट ले लीजिएगा। ठीक है, पहला नोट तो ये है, भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, भारतीय संविधान मतलब एक स्टैटिक पोर्शन, दो तीन प्रश्न साथ साथ में करते चले जाया करेंगे। हालांकि यहाँ पर यह प्रश्न मतलब मैं आपको लिखवा रहा हूँ तो इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना है। देखो एक चीज़ है, पढ़ने का तरीका है जो मेरे समझ में आ रहा है। एक तो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट। तो अभी जो मैं तुम्हें बताया वो कॉन्सेप्ट बताया है, अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट। एक होता है कॉन्सेप्चुअल, मतलब जैसे होता है ना जो जी के टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हमें केवल क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जो वर्क करना होता है वो जी के वाले टॉपिक पर करना होता है। कि जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि संविधान मतलब क्या, अगर लिखने के लिए आए कि संविधान के बारे में या भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर टिप्पणी कीजिए, तो मतलब हमें लिखना है, मान लीजिएगा, तो लिखने के लिए क्या लिखना है, यही तो लिख देंगे सारी चीज़। एग्जाम्पल में तो दिए ही है कि इस टाइप से हम कोई भी एग्जाम्पल लिख दे देंगे। तो कॉन्सेप्ट बताया है। अब इसके साथ क्या कर रहे हैं, जी के क्वेश्चन को साथ साथ लगाते चले जा रहे हैं, जिससे क्या इनको भी हमें ध्यान रखना है, प्लस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट हम कभी भूलेंगे नहीं, जी के वाले क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, भूलने में भी दिक्कत होगी इस वाले में। ये कभी नहीं भूला जाएगा। अगर एक बार चीज़ समझ में आ गई तो चीज़ हमारी सच जाएंगी, और ये भूल जाते हैं, ध्यान रखना है। इसको साथ साथ चले जा रहे हैं, दो तो तीन क्वेश्चन साथ साथ में करते चले जाएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, भारतीय संविधान
सभा की पहली बार मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। एक दूसरा क्वेश्चन और यहीं पर नोट कर लेना है। एक प्रश्न आता है, गांधी जी के द्वारा किस पत्र में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया गया था सर्वप्रथम? गांधी जी के द्वारा, लिख लीजिएगा। गांधी जी के द्वारा 1922 के हरिजन नामक पत्र में, गांधी जी के द्वारा 1922 के हरिजन नामक पत्र में, 1922 के हरिजन नामक पत्र में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम स्पष्ट किया गया था। संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम स्पष्ट किया गया था। संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम स्पष्ट किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? एक प्रश्न नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान जो है उसे टाइप किया गया है कि हैंड रिटन के द्वारा लिखा गया है? बताइए, भारतीय संविधान का जो भारतीय संविधान है वो टाइप किया गया कि हैंड रिटन के द्वारा लिखा गया है? तो हैंड रिटन है, टाइप नहीं किया गया, हैंड रिटन से द्वारा लिखा गया उस समय। ठीक है, ध्यान रखना है। तो किन महोदय के द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया है? तो उन महोदय का नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, इन महोदय के द्वारा क्या किया गया है? भारतीय संविधान को हैंड रिटन के द्वारा किया गया, मतलब हाथों के द्वारा लिखा गया है, इन्हीं के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा लिखा गया, इसलिए मूल प्रति जो है ना, वो इन्हीं महोदय के द्वारा लिखी गई, ध्यान रखना है। अब वो प्रश्न ये आता है कि सर ये जो ना बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बिहार से, ध्यान रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से करते थे। इन्होंने कितने पेन का प्रयोग किया है? 303 पेन का। जो निप होती थी, निप पेन की, उन निप का प्रयोग है 303 निप। ठीक है, जैसे पहले क्या चलता था, अभी तो मान लो ये पॉइंट है तो चला लेते हैं हम लोग, जो बन जाता है वो। पहले पॉइंट वाले पेन नहीं आते थे, पहले वही आते थे निप वाले। तो वो निप खराब हो जाती थी तो चेंज करके क्या कर देते थे? दूसरी निप लगा देते थे। तो इसको लिखने में इन्हें कितना निप का प्रयोग करना पड़ा? 303 निपों का प्रयोग करना पड़ा। और लिखने में कितने महीने लगे? 6 महीने लगे थे। भारतीय संविधान को लिखने में कितने महीने लगे? 6 महीने लगे थे। ये आपको ध्यान रखना है। ये भारतीय संविधान के जितना भी पेज है उस पर एक व्यक्ति का नाम है और उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हर पेज पर लिखा है नाम उनका, लेकिन नाम पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ नाम लिखा है प्रेम। तो प्रेम से इंडिकेट का मतलब ये है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का ही नाम है, हर पेज पर ध्यान रखना, इधर भी है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के विकास के बारे में। संविधान की परिभाषा क्या समझ में आ गया ना? संविधान क्या है? नियमों का समूह है। क्या है? नियमों का समूह है। हालांकि शासन करने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? संविधान। और दूसरा देखो, संविधान को और संधि विच्छेद कर देखो, समधन विधान। समधन विधान समझ में आ रहा है? और सम का मतलब समान, सभी के लिए क्या है? समान। और विधान का मतलब क्या है? कानून। सभी के लिए समान कानून, है ना? सभी के लिए क्या है? समान कानून। क्या कहलाता है? संविधान। क्या कहलाता है? संविधान। हालांकि आपको मैं एक चीज़ स्पष्ट कर चुके हैं कि संविधान एक्चुअल में क्या है? नियमों का। विधान का मतलब भी नियम ही होता है। और विधान कौन करता है? संसद। और देखा जाए तो कौन कर देता है? मतलब विधानमंडल कर देता है। तो वही है ना। तो समान कानून, चाहे पीएम ने कोई गलती की हो, मतलब पीएम ने किसी का मर्डर कर दिया ना, किसी को मतलब मार दिया मान लेते हैं, और मान लीजिए किसी मतलब छोटे छोटे व्यक्ति ने भी, पियोन ने भी किसी को मार दिया, तो बताओ प्रधानमंत्री की सजा अलग है या पियोन की सजा अलग है? दोनों की सजा सेम है। तो सबके लिए क्या है? चाहे उच्च व्यक्ति हो चाहे निम्न व्यक्ति हो, सभी के लिए बराबर जो कानून है वही क्या है? वही संविधान है। वही क्या है? वही संविधान है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शासन करने वाला सिद्धांत। शासन करने वाला सिद्धांत ये रखना है। क्लियर हो जाएगा? दूसरा हम इससे पहले कराई चुके हैं। शासन कहाँ किया जाता है? किसी भी देश को। उस देश की क्या होती है? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है? प्रशासन का
प्रशासनिक सिस्टम के रूप में कार्य करता है, और उस प्रशासन का अपना एक क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या वो कार्य कर रहा होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, संविधान, है ना, कह सकते हैं, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के विकास के बारे में। तो भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ है, इस पर हम थोड़ा सा क्या है चर्चा करते हैं, देखिएगा। तो भारतीय संविधान का विकास एक्चुअल में देखा जाए तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में क्या किया है, अंग्रेजों के द्वारा अपनी सत्ता स्थापित की गई है, उसी के बाद में ही क्या है, भारतीय संविधान का विकास की नींव रखी जाती है, हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो नींव रखी गई थी, है ना, तो उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी लाए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी हमें समझ में आ जाएगी तो भारतीय संविधान का विकास हमें समझ में आ जाएगा, यहाँ से हम चीज़ों को कर लेंगे क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। कब हुई है, 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई है, 1608 ईस्वी में। कब आई है, 1608 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कब किया था, बंगाल पर अधिकार कब किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार करने के 2 बार प्रयास किए थे, है ना, 2 बार। पहला प्रयास कब किया, तो 1757 में, ठीक है। दूसरा प्रयास कब किया गया, तो 1764 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। और 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, है ना, ये हुआ। प्लासी कहाँ पर है, तो प्लासी पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखना है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और बक्सर कहाँ पर है, तो बक्सर जो है बिहार का जिला है बिहार, क्या है, बिहार में है। तो प्लासी और दोनों। तो सबसे पहले, है ना, अंग्रेजों के द्वारा जो युद्ध किया गया था बंगाल पर कब्जा करने के लिए, वो कौन सा युद्ध था, प्लासी का युद्ध था। तो प्लासी का युद्ध जो था अंग्रेजों का, ये कैसा युद्ध था, तो ये युद्ध था कूटनीति का युद्ध। कैसा था, कूटनीति का युद्ध था, ध्यान रखना है। कूटनीति का मतलब समझते हैं ना, मोदी जी अभी वर्तमान में भारत के इस मामले में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं इस समय। उनकी कूटनीति जो है ना अभी ठीक ठाक है, मतलब अन्य प्रधानमंत्रियों की अगर हम तुलना की जाए तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनकी कूटनीति काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और उसका जो श्रेय है खास करके विदेश मंत्री को दिया जाता है। और विदेश मंत्री क्या है, एस जयशंकर साहब है। और एस जयशंकर साहब के द्वारा क्या है, हमारी जो कूटनीति वो ठीक ठाक है। कूटनीति का मतलब डायरेक्ट न लड़ करके आपस में क्या करना है, तो मतलब जैसे आपने देखा ना, जैसे कई सारे लोग हैं, मतलब हमारा पड़ोसी और मान लीजिए इसका कोई पड़ोसी है, तो अपना पड़ोसी से कभी बनने वाली नहीं है, तो क्या करना है, किसी तीसरे से मित्र कर लो और इसके द्वारा क्या करवाओ, इससे हानि पहुंचवाओ। तो ऐसी स्थिति को हम कूटनीति कह देते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान, ठीक है। जैसे मान लीजिए चाइना हमारा पड़ोसी है, चाइना, यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो ये दोनों ही लोग हैं। तो जो पाकिस्तान है वो चाइना है, आप देखिएगा। अब चाइना का कोई ना कोई क्या होगा, दुश्मन होगा। जैसे चाइना और रूस क्या है, आपस में मतलब बाउंड्री साझा कर रहे हैं, ये हो जाता है। और पाकिस्तान की बाउंड्री किसके साथ साझा है, अफगानिस्तान के साथ साझा है। तो मान लो अफगानिस्तान से हमने क्या कर लिया, अच्छा संबंध बना लिया है। और मान लीजिए रूस के साथ में भी हमारा अच्छा संबंध हो गया है, ठीक है, रूस के साथ में। तो अब मुझे ये बताइए, हम जैसे रूस से हम कोई भी चीज़ कहेंगे तो रूस क्या है, या हमारी बात को काफ़ी हद तक मानेगा। और उसका दबाव किस देश पर जाएगा, चाइना पर। जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान यदि हमारा मित्र हो जाता है और अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, तो अफगानिस्तान से पर अगर हम दबाव बनाएं तो हो सकता है कि इसका जो ट्रेड है वो ये क्या कर रहे हैं, रोक दे या कुछ भी हो जाए। जैसे अभी हाल ही में यूक्रेन डिस्प्यूट चल रहा है, रूस रसिया यूक्रेन वाला जो टॉपिक है वो चल रहा है। तो उसमें क्या है, भारत को मध्यस्थता करने के लिए कई सारे देशों ने वहाँ पर चर्चा किया है और भारत आराम से मध्यस्थता कर सकता है वहाँ पर। लेकिन क्या हुआ है, लेकिन अब भारत के ऊपर यूरोप के देश मतलब यूरोप देश के जितने भी यूरोप के देश हैं उन लोगों ने दबाव बनाया है। लेकिन भारत जो है कूटनीति में नंबर 1 है। तो भारत जो है ना किसी की बात को अभी मान नहीं रहा है, चीज़ें जो है वो अपने आप क्या है सही होती चली जा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा अपना दुश्मन, हम डायरेक्ट दुश्मन से लड़ते नहीं है। हम क्या करते हैं, हम उसका जो कोई अपना दुश्मन होता है उसको हम दोस्त बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करवाते हैं, उस पर जो भी हानि है वो पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कूटनीति। तो वही यहाँ पर हुआ है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो इस प्लासी के युद्ध में क्या किया इन्होंने, अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया है, तो आपको ध्यान रखना है, जो बंगाल का नवाब था, बंगाल के नवाब को हटा करके वहाँ पर जो वहाँ का उसका सेनापति था उसे बैठा दिया गया और बोला गया कि तुम क्या करो, शासन करना और हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ये स्थिति यहाँ पर रख दी गई। तो इसी स्थिति को क्या बोल देते हैं, कूटनीति का देते हैं। लेकिन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर का जब युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध में देखा जाए तो 3 संयुक्त सेनाएं, 3 सेनाएं थी, 3 लोगों ने और अंग्रेजों ने मिलकर के ये युद्ध लड़ा। 3 तो 3 में कौन कौन से, अवध का नवाब था, राइट,
और हाँ जो दिल्ली है, दिल्ली का बादशाह मतलब ने भी क्या किया था इसमें, मतलब भाग लिया था, और बंगाल के नवाब ने भी भाग लिया था। ये 3 लोग थे। और कंप्लीटली जीता कौन था? अंग्रेज जीत गए थे, और ये क्या हो गए थे? हार गए थे। तो इसमें देखा जाए तो अवध पर पूर्ण रूप से इन्होंने अधिकार कर लिया था, और बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया गया था, और दिल्ली को इन्होंने छोड़ दिया था अंग्रेजों ने। वो किस संधि के तहत? बताइए अगर पता है तो, किस संधि के तहत? यानी कि देखा जाए तो इसी युद्ध के बाद में, है ना। यानी मैं बोलूँ आपसे, अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता, अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता स्थापित की गई थी, सत्ता स्थापित की गई थी वो किस युद्ध को जीतने के बाद में? तो आपको ध्यान, बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद में इन्होंने अपनी सत्ता यहाँ स्थापित कर दी थी। लेकिन इन्होंने एक साथ में सारे, मान लो चाहते तो ये दिल्ली को भी अपने हाथ में कर लेते थे, लेकिन दिल्ली पर इन्होंने नियंत्रण न करके केवल 2 ही राज्यों पर किया, अवध पर और बंगाल पर। और दिल्ली को इन्होंने छोड़ दिया किसके द्वारा? ये 1765 में एक संधि हुई थी, और उस संधि का नाम क्या है? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की संधि किस किसके मध्य में हुई थी बताओ? इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और बताओ किसके मध्य में? अंग्रेजों के मध्य में। अंग्रेज में कौन था? क्लाइव। अंग्रेज में कौन था? क्लाइव था। ये आपको ध्यान रखना। इन दोनों के मध्य में संधि हुई थी, और इस संधि में क्या समझौता हुआ कि अवध और बंगाल को तो आप हमें सौंप दीजिए, और जो दिल्ली है वो अपना चलाइएगा। तो यह स्थिति क्या इलाहाबाद संधि है। तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान का विकास अगर हम पढ़ना है तो भारतीय संविधान का विकास कहाँ से स्टार्ट होता है? तो विकास उसकी नींव पड़ती है अंग्रेजों के अकॉर्डिंग। तो भारत में अंग्रेज जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से हम स्टार्ट करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित की जाती है लंदन में, और 1608 में इंडिया में आती है कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। और उसके बाद में इन्होंने बंगाल पर, है ना, अधिकार करते हैं ये लोग। तो बंगाल पर अधिकार करने के लिए इन्होंने एक युद्ध लड़ा, सबसे पहला 1757 का युद्ध। उसके बाद में इन्होंने दूसरा युद्ध लड़ा 1764 का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और 1757 में इन्होंने सत्ता का स्थानांतरण किया था, इन्होंने शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। लेकिन 1764 में क्या किया? बक्सर का युद्ध लड़ा इन्होंने, और ये जीत गए। उसके बाद में क्या किया? अवध और बंगाल पर क्या कर दिया गया? पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया, और उसके बाद में इन्होंने अपनी शक्ति मतलब यहाँ पर सत्ता स्थापित कर दी। अब जैसे ही सत्ता स्थापित कर देंगे तो ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या करेंगे? ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे, यानी अपने लिए क्या बनाएंगे? नियम या कानून बनाएंगे, और उन नियम कानून को हम पहला हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकार कर रही है बंगाल पर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही क्या होगा? भारतीय संविधान के विकास का प्रथम नियम बनाया जाएगा। और प्रथम नियम वो कौन सा है? तो वो नियम बताओ कौन सा हो जाएगा? बताओ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसे हम पढ़ेंगे, ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? भारतीय संविधान के विकास में 2 तरह के नियम आएंगे। उन 2 तरह के नियमों का क्या करते हैं? इंडेक्स के रूप में पहले फॉर्मेट कर ले रहे हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं? एक एक करके उन सभी नियमों को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? पहले ये देखो जैसे कैसे स्थिति बन रही है। एक दिमाग में आइडिया रखना है, सोचना है इस चीज़ को। अंग्रेज भारत में आए तो क्यों आए? तो उद्देश्य था शुरुआत में व्यापार करना, लेकिन बाद में देखा कि यहाँ के लोग बकलोल है, यहाँ पर आपस में सब लोग लड़ रहे हैं। तो जब लड़ रहे हैं तो क्या करा जाए? तो क्यों ना इनका फायदा उठाया जाए और खुद ही सत्ता स्थापित किया जाए, और यहाँ से क्या किया जाए? यहाँ पर रॉ मटेरियल बनाया जाए, और यहीं कारखाने बनाए जाएँ, और उन कारखानों में क्या किया जाए? वो मतलब उस कच्चे माल को पक्के माल के रूप में स्थापित करके पक्के माल को कहाँ भेजा जाए? ब्रिटेन में भेजा जाए, और उसमें जो भी मुनाफा हो किसको मिले? इंग्लैंड को मिले, अंग्रेजों को मिले। वो स्थिति यहाँ क्या है? बन के आ रही थी। तो वही स्थिति क्या हो जाएगी? वो स्थिति यहाँ बन के आ जाएगी। समझ में आया नहीं आया? तो भारतीय संविधान का जो विकास है उसके संबंध में ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। स्टैटिक के पोर्शन हो जाएंगे। 1757 में क्या हुआ, 1764 में क्या हुआ है, 1765 में क्या हुआ, ये कर लेना है। उसके बाद में ध्यान रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में भी डेट ध्यान रखनी है। ये सन 1600 और 1608 4 डेट हैं, 5 डेट हो रही है, देख लो 5 सन कौन कौन सी हो रही हैं? 1600, 1608, 1757, 1764, 1765। ठीक है। बाकी जो भी चर्चा है वो इतिहास जब स्टार्ट किया जाता है तो आधुनिक इतिहास में से मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कौन कैसे गवर्नर या कोई क्या रहा था, वो सारी चीज़ मिल जाएगी आपको। 2 तरीके से काम करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। इसे चार्ट बना ले रहे हैं। एक तो हो जाएगा भारतीय संविधान का विकास अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो नियम आए वो आ जाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास, ठीक है। और एक है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता भारत में
जो है एक समय पर अगर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लोग भारत पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। ये इन्हीं का परिणाम था कि 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति के समय ही क्या हुआ, इनका जो शासन था वो समाप्त कर दिया जाता है। फिर ये शासन किसके अंडर में आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत या ब्रिटिश संसद के अंदर अधीन आ जाता है। तो वही है। तो दूसरा हम क्या लिख देंगे, जो इसका संविधान का विकास होगा उसके अंतर्गत, तो वो हो जाएगा ब्रिटिश संसद के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास। ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास, पूरा नाम लिख लिया करना, भारतीय संविधान का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत या ब्रिटिश संसद के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास। तो कुछ देखो नियम इधर भी आए, जब तक ये लोग सत्ता किए थे तब तक इन लोगों ने भी कुछ नियम बनाए, और जैसे ही इनके अधीन आया तो इन लोगों ने भी क्या किया, कुछ नियम दिए। अब उन नियमों को ही हमें अध्ययन करना है, और यदि इन नियमों से क्वेश्चन आता है, अच्छा खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो है ना, कुछ नियम इधर है, कुछ नियम इधर है, तो क्रमानुसार देख लीजिए, कर लीजिएगा। कुछ मैंने में नियम लिख दे रहे यहाँ पर, जैसे कौन कौन से नियम पढ़ने हैं हमको। जैसे 1773 रेगुलेटरी एक्ट प्रथम नियम माना जाता है भारतीय संविधान का। तो रेगुलेटरी एक्ट आएगा 1773 का नियम, 20 साल के आप कर लीजिएगा, 1793 हो जाएगा, फिर 1813 है, फिर 1853 है। ये मुख्य नियम इतने ही है, ठीक है, मुख्य नियम क्या हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। तो 1853 के बाद हम सीधे क्या आ जाएगा, 1858 का अधिनियम। ये चार्टर के अकॉर्डिंग है, राजपत्र अधिनियम है ये। तो राजपत्र क्यों होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती तो राजपत्र देती थी, और यहाँ पर ये एक्ट देंगे, तो थोड़ा डिफरेंस रहता है दोनों में, तो हम कर देंगे। तो 1858 का हो जाएगा। उसके साथ में क्या आएगा, 1861 का अधिनियम, क्या आ जाएगा, 1861 का। उसके बाद बताओ कौन सा हो जाएगा, 1861 हो जाएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं 1909 का अधिनियम कर लीजिएगा, और 1919 का अधिनियम, और 1935 का अधिनियम, और 1947, ठीक है, ये हम पढ़ लेंगे कंप्लीटली। इनके बीच में छोटे छोटे नियम और भी हैं जो कंप्लीट पढ़ाएगा, मतलब मैं तो कंप्लीट पढ़ाऊंगा, एक भी कहीं पर भी कोई चीज़ मिस नहीं की जाएगी, ठीक है, एक भी चीज़ मतलब मिस नहीं की जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हमें पढ़ाना है, क्योंकि जो बैच है इसमें हमें इस हिसाब से नहीं कि मुझे ये बाउंड्री का बैच पेपर तुम्हारा नज़दीक है, पेपर से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल सब्जेक्ट पढ़ने से मतलब है, और सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ा करके मैं आपको क्या करूँगा, इसे खत्म करूँगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो इन नियमों को हम नेक्स्ट क्लास में क्या है, कंटिन्यू करेंगे। अभी वर्तमान में तुम्हें केवल एक चीज़ बता दी गई है कि संविधान या राज्य व्यवस्था क्या होती है, उसके संबंध में सिर्फ और सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट वाली जो बात है उसकी चर्चा की है, ये आपको ध्यान रखना है।